हे ऊपर वाले, मैं कितना अभागा हूँ। आज इस गरीब के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। आज तक मैं अपनी पत्नी को भी सुखी नहीं रख पाया, तो मैं कैसे अपने पुत्र का अच्छा पालन पोषण करूँगा। मेरी सहायता करो ऊपर वाले, मेरी सहायता कर। अमरापुर गांव में रहने वाला विक्रम एक गरीब आदमी था। उसे जो भी काम मिलता वो करता और जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी सुमित्रा का पेट पालता। अपनी गरीबी से दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। उसी गरीबी की दशा में उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा। सुनो जी, पहले हम 2 थे, तब भी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। भगवान की दया से अब तो हम 3 हो गए हैं, इसीलिए मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची है तुमने सुमित्रा? मैं क्या बोलती हूँ कि आज से खेत खलिहान में मैं भी मजदूरी करने जाया करूँगी। सुमित्रा की बात सुन विक्रम दुखी हो गया। सुमित्रा, हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं और आज तक मैं तुम्हें कुछ भी सुख नहीं दे पाया। दुखी क्यों होते हो जी? दुख सुख तो जीवन में आता ही रहता है। और फिर हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को एक समान चलना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ढंग से चल पाती है। हाँ सुमित्रा, कह तो तुम ठीक ही रही हो। सुमित्रा, सब पूर्व जन्मों की पापों का फल है। 11 वर्ष में तो कूड़े के ढेर के भी दिन बदलते हैं। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमसे चिपक कर ही रह गई है। विक्रम, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं है? देवी माँ, आप तो मेरी आर्थिक परिस्थितियों से भली भांति अवगत हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं कैसे सिद्धार्थ को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी हो विक्रम, चाहे तुम्हें अपना तन पेट काटना पड़े, पर सिद्धार्थ को जरूर पढ़ाओ। उसे पढ़ाने से ही तुम्हारी गरीबी दूर हो सकेगी। तत्काल ही विक्रम की आंखें खुल गईं और वो सोचने लगा, ये मैंने कैसा सपना देखा? सुबह जब उसने सुमित्रा से रात को देखी हुई सपने की चर्चा की तो सुमित्रा कहने लगी, सुनो जी, तुम सिद्धार्थ को लेकर आज ही हस्तिनापुर चले जाओ। हस्तिनापुर? पर वहाँ क्यों? हस्तिनापुर में रामचंद्र नाम के विद्वान रहते हैं। शिक्षा जगत में उनका बड़ा नाम है। तुम सिद्धार्थ को शिक्षा ग्रहण हेतु उनके पास ही ले जाओ। लेकिन सुमित्रा, इस काम के लिए तो बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा वो धन? इसके लिए तो आप लक्ष्मीकांत जी के पास चले जाओ। क्या लक्ष्मीकांत के पास? हाँ, लेदेकर गांव में वही तो एक महाजन है। सिद्धार्थ की शिक्षा हेतु उनसे कर्ज ले लो। सुमित्रा, लक्ष्मीकांत अत्याचारी महाजन है। वो हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं। वो बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देते हैं और समय पर उधार न चुकाने पर वे बहुत क्रूर हो जाते हैं। तुम ऐसे महाजन से उधार लेने की बात कर रही हो? इसके बिना और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है जी। कुछ भी हो, जब साक्षात देवी माँ ने सिद्धार्थ को शिक्षा दिलवाने को कहा है तो हम अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवाएंगे। परंतु ऋण लेने के लिए हमारे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या? लक्ष्मीकांत बिना कोई वस्तु गिरवी रखे किसी को भी ऋण नहीं देते हैं। तुम चिंता मत करो, इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है। तुम अपनी झोपड़ी को उनके पास गिरवी रखाना। क्या कह रही हो तुम? सिर छिपाने का यही तो एक आसरा है। भगवान न करे ये भी छिन गया तो क्या होगा? शुभ शुभ सोचो जी, भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा। तब उसी दिन विक्रम लक्ष्मीकांत के यहाँ पहुँचा और कहने लगा, राम राम लक्ष्मीकांत जी। कहो बिंदा, कैसे आना हुआ? दरअसल लक्ष्मीकांत जी, एक अर्ज लेकर आया हूँ आपके पास। हाँ हाँ, कहो विक्रम, क्या अर्ज है तुम्हारी?
वो लक्ष्मीकांत जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए था। कर्ज किस लिए? मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ लक्ष्मीकांत जी, इसके लिए मुझे कर्ज चाहिए। ओह, तो तुम कर्ज लोगे किस पर? अरे मतलब गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? लक्ष्मीकांत जी, तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना गरीब हूँ। ले देकर बस एक झोपड़ी ही है मेरे पास, बस उसी झोपड़ी को आपके पास गिरवी रख दूंगा। लक्ष्मीकांत मन ही मन सोचने लगा। सौदा बुरा नहीं रहेगा। विक्रम ऋण तो अदा कर पाएगा नहीं, फिर उसके झोपड़े पर मेरा कब्जा हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है विक्रम, मैं तुम्हें 200 चांदी के सिक्के उधार दे सकता हूँ। ठीक है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लक्ष्मीकांत ने एक कागज पर विक्रम का अंगूठा लगवा लिया और कहने लगा, पूरे 10 वर्ष की मोहलत देता हूं मैं तुझे। यदि इन 10 वर्षों के अंदर तू मेरा ऋण ना चुका पाया तो तेरी झोपड़ी और जमीन मेरी होगी। बोल। हाँ हाँ ठीक है, मुझे ये स्वीकार है लक्ष्मीकांत जी। फिर लक्ष्मीकांत ने उसे 200 चांदी के सिक्के गिनवाकर दे दिए। भगवान तुम्हारा भला करे लक्ष्मीकांत जी। विक्रम अपने बेटे सिद्धार्थ को साथ लेकर उसी दिन हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, इसे खूब विद्वान बनाना। लंबा सफर तय करने के बाद विक्रम और सिद्धार्थ हस्तिनापुर में रामचंद्र गुरु के आश्रम में पहुंच गए और कहने लगे, गुरुजी प्रणाम। कहाँ से आए हो तुम लोग? गुरुजी, मैं अमरापुर गांव में रहता हूँ। मेरा नाम विक्रम है और ये मेरा बेटा सिद्धार्थ है। मैं अपने बेटे सिद्धार्थ को आपसे शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ और इसी उद्देश्य से मैं आपके पास लाया हूँ गुरुजी। विक्रम ने तुरंत चांदी के सिक्के से भरी थैली गुरुजी के चरणों में रख दी और कहने लगा, इन्हें स्वीकार कीजिए। क्या है इस थैली में? इसमें चांदी के 200 सिक्के हैं गुरुजी। मैं जैसे तैसे इसका प्रबंध कर पाया हूँ, इससे अधिक और आपको नहीं दे पाऊंगा गुरुजी। मैं गरीब हूँ, मेरे बेटे को शिक्षा देने के लिए मना मत करना। बड़ा भोला आदमी लगता है ये, इसे निराश करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य पढ़ाऊंगा। विक्रम तुम्हारा पुत्र 10 वर्ष के लिए हमारे आश्रम में रहेगा, तभी उसकी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। बोलो। जी गुरुजी। विक्रम अपने बेटे सिद्धार्थ को रामचंद्र गुरु के गुरुकुल में छोड़ आया। विक्रम और सुमित्रा का दिनचर्या पहले के ही भांति फिर चलने लगा। इधर सिद्धार्थ रामचंद्र गुरु से शिक्षा पाने लगा। दस वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। तब गुरुजी कहने लगे, सिद्धार्थ, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम हमारे शिष्यों में सबसे मेधावी छात्र हो, इस पर सदा गर्व रहेगा हमें। गुरुदेव, सब आपकी कृपा का फल है, वरना मैं किस योग्य था। सिद्धार्थ ने गुरु के चरण स्पर्श किए। सिद्धार्थ, अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। तुम्हारी प्रतीक्षा में ना जाने वो कब से बाट जो रहे होंगे। जाओ। वह उसी दिन अपने गांव की ओर चल दिया। और फिर लंबा सफर तय करके वह अपने गांव अमरापुर पहुंच गया। ये युवक कौन है? सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर विक्रम के पैर छू लिए। अरे अरे, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं सिद्धार्थ हूँ पिताजी, आपका बेटा। सिद्धार्थ, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई क्या? हाँ पिताजी, मैं गुरुदेव की आज्ञा पाकर ही लौटा हूँ। अरे सुनती हूँ, कहाँ हो तुम? सुमित्रा, शीघ्र आओ, देखो हमारा बेटा पढ़ाई पूरी करके लौट आया है। तुरंत ही सुमित्रा बाहर आई और सिद्धार्थ को देखकर बहुत खुश हुई। सिद्धार्थ माँ के पैर छुआ और सुमित्रा की खुशी का अब कोई ठिकाना ना था। सुमित्रा, अब हमें और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बेटा अब नौकरी करेगा और हमारे बुरे दिन भी बीत जाएंगे। भगवान करे वो दिन शीघ्र आए।
अब पूरे 10 वर्ष तो बीत चुके हैं। चलो भाई, चलकर अब विक्रम से चांदी के सिक्के लौटाने का तगादा करने का समय आ गया है। लगता है बिंदा का लड़का पढ़ाई पूरी करके आ गया। अरे आप लक्ष्मीकांत जी? हो भूले नहीं तुम मुझे। लाला, आप कोई भूलने की चीज हो क्या? कहिए, कैसे आना हुआ आपको? तुम्हारे माता पिता कहाँ है सिद्धार्थ? विक्रम ये सुनकर चुप रहा। ये देख लक्ष्मीकांत के तेवर चढ़ गए। अरे बताते क्यों नहीं तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सुनो लक्ष्मीकांत, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। क्या? हाँ लक्ष्मीकांत, मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई हुई है। लगता है सिद्धार्थ आवश्यकता से अधिक पढ़कर आया है, तभी ऐसी बातों से मुझे मूर्ख बना रहा है। ये कैसी ऊंट पटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका ठीक ठीक उत्तर दो। तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं ये बताओ। विक्रम ने पुनः पहले वाली बात दोहरा दी, जिसे सुनकर लक्ष्मीकांत बुरी तरह खिंच गया। सिद्धार्थ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी ने 10 वर्ष पहले ये झोपड़ी गिरवी पर रखकर मुझसे 500 चांदी के सिक्के उधार लिए। क्या क्या लक्ष्मीकांत, सचमुच? हाँ सिद्धार्थ, विक्रम ने 10 वर्ष बीतने पर भी बेचांदी के सिक्के मुझे नहीं लौटाए। आज मैं अपने सिक्के लेने आया हूँ। यदि तुम सच सच बता दोगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं तो क्या करोगे तुम लक्ष्मीकांत? लक्ष्मीकांत सोचने लगा। लड़का बड़ा चालाक है, इससे चालबाजी से काम लेना होगा। चंदा, अगर तुम बताओगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं तो मैं तुम्हें उधार दिए हुए सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। यानी कि आप कर्ज माफ कर दोगे? हाँ, मैं कर्ज माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं भला? अरे मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी बना रहा हूं कि यदि तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारे माता पिता इस समय कहाँ हैं तो तुम्हें उधार के सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। बोलो। लक्ष्मीकांत, ये पृथ्वी और आकाश बोल नहीं सकते तो इन्हें साक्षी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर? यदि आप किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाओ तो मैं आपकी बात मान लूंगा। ये बित्ता भर का छोकरा तो हाथ ही नहीं रखने दे रहा, पर मैं भी कोई कम नहीं हूं। लक्ष्मीकांत की नजर उसकी झोपड़ी पर बैठी तितली पर पड़ी और वो कहने लगा, हाँ तो सुन, मैं इस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूं कि यदि तू मुझे अपने माता पिता का पता बता दोगे तो मैं तुम्हारे पिता को दिया हुआ उधार माफ कर दूंगा। ये हुई ना कुछ बात लक्ष्मीकांत। अब सुनो, मैंने आपसे कहा था कि पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। इसका मतलब है कि वो पेड़ काट कर किसी मकान के सामने बाड़ लगाने गए हैं। ओह, तो ये मतलब था तुम्हारा। मैंने कहा था कि मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई। मेरी बात का मतलब था कि वो पंखे बेचने और बिक्री से मिलने वाले पैसों से तेल खरीदने गई है, जिससे घर में चांदनी जैसा प्रकाश हो सके। हाँ, तुम सचमुच बुद्धिमान हो सिद्धार्थ। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। लक्ष्मीकांत को जाते हुए देखकर सिद्धार्थ सोचने लगा, लक्ष्मीकांत, तूने आज तक बहुत भोले भाले और गरीब लोगों को अपना शिकार बनाया है। देख अब तू मेरे जाल में कैसे फंसता है। जब विक्रम और सुमित्रा घर वापस लौटे तो सिद्धार्थ ने बताया, पिताजी, लक्ष्मीकांत आया था। ओ सुमित्रा, अब क्या होगा? पिताजी आप घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ ना। उस लालची लक्ष्मीकांत से मैं निपट लूंगा। लेकिन कैसे बेटा? लक्ष्मीकांत बहुत ही चालाक है। पिताजी घबराओ नहीं, ईश्वर जो चाहेगा वही होगा और वो ठीक ही करेगा। अगले दिन
लक्ष्मीकांत फिर आधमका और उस दिन भी सिद्धार्थ ही घर पर था। लक्ष्मीकांत आज कैसे आना हुआ? अरे, अपना उधार मांगने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? तुम कौन से उधार की बात कर रहे हो लक्ष्मीकांत? अच्छा, हाँ, उसी उधार की जिसे कल तुमने माफ कर दिया था, है ना? क्या मैंने कब माफ किया था? तुम झूठ बोल रहे हो सिद्धार्थ। लक्ष्मीकांत, बात को पलटो नहीं। जब कर्ज माफ हो गया तो वापस करने का सवाल ही नहीं उठता। सिद्धार्थ, मैं तुझे और तेरे बाप को छोड़ूंगा नहीं। मैं दरबार में तुम दोनों की शिकायत लेके जाऊंगा। जाओ जाओ, ये इच्छा भी पूरी करके देख लो लक्ष्मीकांत। उसी दिन लक्ष्मीकांत महाराज के पास पहुंच गया और कहने लगा, दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा न्याय कीजिए। लक्ष्मीकांत, तुम्हें कौन परेशान कर सकता है भला? महाराज, गांव में विक्रम ने 10 वर्ष पूर्व मुझसे 500 चांदी के सिक्के लिए थे, पर अब मांगने पर उसका धूर्त पुत्र साफ मना करता है। विक्रम और सिद्धार्थ को दरबार में बुलवाया गया और महाराज कहने लगे, विक्रम, ये क्या मामला है? क्षमा कीजिए महाराज, पिताजी की ओर से मैं पैरवी करूंगा। कहो, क्या कहना चाहते हो? ये सच है महाराज कि 10 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने लक्ष्मीकांत से कर्ज लिया था। तो फिर उसे लौटाते क्यों नहीं? वही तो बताने जा रहा हूँ राजन। कल लक्ष्मीकांत जी हमारे घर पर आए थे, तब इन्होंने कर्ज माफ करने का मुझे वचन दिया था। फिर कर्ज लौटाने का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। सिद्धार्थ, क्या अपनी बात सिद्ध करने हेतु तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तब सिद्धार्थ ने विस्तार पूर्वक राजा को अपने और लक्ष्मीकांत के बीच में कल हुई बातचीत के विषय में बताया। तो एक तितली है तुम्हारी गवाह? हाँ राजन, लक्ष्मीकांत जी ने एक तितली को गवाह बनाकर उसके सामने उधार माफ करने की बात कही थी। देखो सिद्धार्थ, ये कोई साधारण पंचायत नहीं है, अपितु राज दरबार है। यहाँ पर ऐसी मनगढ़ंत बातें स्वीकार नहीं की जाती। क्षमा करे महाराज, मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं अपितु सच कह रहा हूँ। कल लक्ष्मीकांत ने अपनी नाक पर बैठी तितली को गवाह बनाकर उधार माफ करने का वचन दिया था। महाराज, ये लड़का झूठ बोल रहा है। कल जब मैं इसके यहाँ गया था तब तितली मेरी नाक पर नहीं बल्कि इसकी झोपड़ी पर बैठी थी। झूठा कहीं का। ये सुनकर राजा मुस्कुरा उठा। लक्ष्मीकांत को अब अपनी भूल का आभास हुआ। आवेश में आकर मैंने ये क्या कह दिया। जिस बात को मना कर रहा था उसे ही स्वीकार कर बैठा। लक्ष्मीकांत, आखिर तू मेरे शब्द जाल में फंस ही गया। लक्ष्मीकांत, तुम्हारी बात से ये सिद्ध होता है कि सिद्धार्थ का कहना ठीक है। लक्ष्मीकांत, सच सच कहो कि तुमने कितना कर्ज दिया था? महाराज, भगवान झूठ ना बुलाए। विक्रम को मैंने 200 चांदी के सिक्के कर्ज दिए थे। परंतु तुम तो 500 चांदी के सिक्के की फरियाद लेकर आए थे। क्षमा करें महाराज, मैं भूल से 200 की जगह 500 कह गया था। लक्ष्मीकांत, हम समझ गए कि तुमने वो सब भूल से नहीं अपितु जानबूझकर कहा था। हमारा आदेश है कि तुम्हें अपना वचन निभाते हुए सिद्धार्थ के पिता का कर्ज माफ करना होगा। जी महाराज। मरता क्या ना करता। सिद्धार्थ ने जाल ही ऐसा बिछाया था कि फंसना ही था। लक्ष्मीकांत ने आज तक बहुत सारे गरीब किसानों को ठगा था। आखिर आज उसे अपने कर्मों की सजा मिल ही गई। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो और ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।